हाय, दिस इज़ बालेंदु प्रताप सिंह। चलिए, क्लास 10th के मैथमेटिक्स के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने जा रही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को कवर कर दूँ, तो पेशेंस के साथ पढ़िएगा। थोड़ा सा मतलब आपके पास धैर्य होना चाहिए कि आज हमें लंबी क्लास करनी है, ठीक है। चलिए, तो दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, ये हमारा चैप्टर का भी नाम था। जैसा कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक पिछले लेक्चर में अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में ये चैप्टर शुरू किया था। उसके पहले मैंने आपको समीकरण, फिर एक चर में रैखिक समीकरण, फिर दो चर में रैखिक समीकरण, उनके हल, और अब फिर दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, ये मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली अगर आपको पता नहीं है, पुरानी चीज़ें पता नहीं है, तो जाके आप पीछे वाले लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एक और बात मुझे पूछनी थी कि जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि रेड कलर का जो बोर्ड है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, उनको मज़ा नहीं आ रहा था पढ़ने में। तो अभी मैंने बोर्ड को वाइट कर दिया है, वाइट बोर्ड पे मैंने वीडियो अपलोड करी है। तो वो वीडियो देख के आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा वाला अच्छा था, रेड वाला अच्छा था कि वाइट वाला अच्छा था, ठीक है। फिर उसी हिसाब से मैं आगे की वीडियोस अपलोड करूंगा। चलिए, तो आगे चलते हैं। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म। तो ये बात तो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या होता है ये। इसमें अगर दो वेरिएबल लेंगे, एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, सपोज दैट, तो जो एक्स जो वाई समीकरण एक में होगा वही एक्स वही वाई समीकरण दो में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ के साथ एक्स और वाई की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, एक होगी। क्यों? क्योंकि समीकरण कौन सा है, रैखिक है। तो इसलिए दो अलग अलग समीकरण को अगर मिला के एक जगह पे लिख दिया जाएगा तो वो रैखिक, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बन के तैयार हो जाएगा। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जरा एक बार देख लीजिएगा कि दो समान चर, यानी कि माना एक्स तथा वाई में दो रैखिक समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरणों का युग्म कहते हैं। जनरल फॉर्म इसका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू जीरो, या तो इस फॉर्म में दिखेगा, तथा दूसरा एक हो सकता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, इस फॉर्म में भी दिखेगा। जहाँ पे a1 b1 c1 ये सभी के सभी, या फिर a2 b2 c2 ये वास्तविक संख्याएं हैं। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -2 करनी में 2 करनी में 3, वास्तविक संख्या कुछ भी। और ये बात ध्यान रखनी है कि ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो फिर दो अलग अलग वेरिएबल्स में समीकरण नहीं बनेगा। तो इसीलिए कंडीशंस लिखी हुई है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि a1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, b1 नॉट इक्वल्स टू जीरो, a2 और b2 ये भी जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर इनमें से एक भी जीरो हुआ तो आपको भी पता है कि आपका जो समीकरण है वो दो चर में बचेगा नहीं। ये वाला पूरा अगर खत्म हो जाएगा तो एक ही चर बचेगा y, ठीक है। तो जो आप बनाना चाह रहे हैं वो बनेगा नहीं। और तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये तो मैंने जनरल फॉर्म लिखा हुआ ना है, जनरल फॉर्म मीन्स जनरली इसी फॉर्म में आपको समीकरण मिलते हैं। लेकिन मैंने इसके एग्जांपल्स लिख दिए, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ 5x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो, या फिर 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, या फिर ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू जीरो, उसी फॉर्म में है। आप देख लीजिए ध्यान से। अब ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। दो चर में दोनों चर हैं एक्स और वाई, और चूंकि सबकी पावर 1 है तो रैखिक समीकरण है। और दो अलग अलग समीकरण एक और दो, तो ये उनका युग्म हो गया, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा अब तक जो भी मैंने कहा। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली बात कर लेते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे होने जा रहा है। अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक चर वाला जो रैखिक समीकरण हुआ कर सॉरी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण हुआ करता था, जस्ट पिछले लेक्चर में जाइएगा, आप ध्यान दीजिएगा। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसका ग्राफ कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन बनती है हमेशा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये पिछले लेक्चर में। तो यानी कि अगर दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है तो उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और अगर दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है तो समीकरण नंबर 1 के लिए एक स्ट्रेट लाइन और समीकरण नंबर 2 के लिए एक दूसरी स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन बननी तय है। अगर मैं बात करूं ग्राफ की या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, मैं बात करने जा रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफ के थ्रू अगर समझाना हो, ग्राफ के थ्रू अगर पढ़ना हो हमें किसको, दो चर वाले रैखिक समीकरण को, यानी कि टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशंस को, है ना।
टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल अगर पढ़ना हो, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना हो, तो कैसे आप ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं चीज़ों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या ख्याल रखना है, सबसे पहले ये ख्याल रखना है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे दो समीकरण होंगे हमारे पास, जैसे पीछे हमने लिखा था 5x + 2y + 6 = 0, सपोज दैट, और 2x + 3y + 1 = 0। ये समीकरण एक हो गया, समीकरण दो हो गया, ठीक है। ये दोनों एक साथ हैं तो ही युग्म है ना। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ग्राफ की मदद से। अगर इसको पढ़ेंगे तो देखिए कैसे पढ़ेंगे कि अगर ये एक समीकरण है, दो चर में एक सिंगल रैखिक समीकरण है, इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बता चुका हूँ, सीधी रेखा। और इसका भी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, बता चुका हूँ, आप नोट्स में देखना। तो अगर ये दो सीधी रेखाएं यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर इनका करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास प्लेन कौन सा है, एक्स वाई है। एक्स वाई में ये दो रेखाएं बनेंगी। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, तो पक्का एक लाइन इसकी बनेगी, एक लाइन दूसरे वाले की बनेगी। तो एक्स और वाई में अब देखो वो लाइन्स कैसे बन सकती हैं, लाइंस कितने तरीके से बन सकती हैं, दो लाइंस। एक तो तरीका ये हो सकता है कि कुछ ऐसे बने कि दोनों एक दूसरे को कट करें एक बिंदु पे, है ना। या फिर दो लाइंस ऐसे भी बन सकती हैं जो एकदम समांतर हो, जो आगे जाके इनफाइनाइट पे भी ना कट करें, पीछे आने पे इनफाइनाइट पे भी ना कट करें। या फिर वो दो लाइन कैसी हो सकती हैं, हो सकता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, बिल्कुल इसके ऊपर ही, ठीक है। तो ये तो हर जगह एक दूसरे को कट कर रहे हैं, देखा जाए तो हर जगह शुरू से लेकर आखिरी तक एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं। तो तीन केसेस बनेंगे। पहले केसेस में ये एक जगह पे कट करेंगे, दूसरे केसेस में ये कहीं भी कट नहीं करेंगे, और तीसरे केसेस में ये मतलब एक दूसरे के ऊपर ही है। तो कह सकते हो कि हर एक बिंदु पहले का दूसरे वाले से लगातार क्या होगा, कट करेगा। मतलब एक समझ लो, एक लाइन को, एक इक्वेशन के ग्राफ को दूसरे वाले इक्वेशन का ग्राफ ढक लेता है, एकदम ऊपर इसके आके बैठ जाता है। तो तीन तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर दो लाइंस को लेके बात करें, दो इक्वेशंस है तो दो स्ट्रेट लाइंस है, दो स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो तीन केसेस बनते हैं। पहला, जब दोनों एक जगह पे कट करें, दूसरा जब दोनों कहीं भी कट ना करें, और तीसरा जब एक दूसरे के ऊपर हो जाए, ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो ये तीन तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और साथ के साथ इन तीनों ग्राफ में एक चीज आप जरूर ध्यान रखिएगा, ग्राफ के थ्रू हम इन दोनों समीकरणों को हल भी कर सकते हैं। देखिए, इसको हल करके x का कुछ मान आएगा और y का भी कुछ मान आएगा। तो x का क्या मान आएगा या फिर y का क्या मान आएगा, ये तो हमें पता नहीं है। वो कब पता चलेगा, जब इन दोनों को हल करूंगा। हल तो कोई भी बच्चा इसको कर सकता है। आप इसको हल करने की देखिए कई सारी विधियां होती हैं। एक तो मैं ग्राफ से कराऊंगा अभी, वो अलग मेथड हो गया। एक होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में दो तीन विधियां हैं, जैसे कि प्रतिस्थापन विधि एक होता है, एक विलोपन विधि होता है, एक आपका वज्रगुणन विधि होता है। वज्रगुणन में तिर्यक गुणा करके निकालते हैं। विलोपन में क्या करते हैं, x को काट देंगे, y का मान निकालेंगे, y को काट देंगे, x का मान निकालेंगे। वो आपने किया होगा पीछे के क्लासेस में भी, मैं भी आगे कराऊंगा, ये आपके सिलेबस में है, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, घबराइएगा नहीं। तो यहाँ पे ये जो है, ये आपका दो तीन मेथड से सॉल्व हो सकता है, लेकिन बीजगणितीय विधि में नहीं लगा रहा हूँ मैं। कौन सा लगा रहा हूँ मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, ग्राफ के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ग्राफ के थ्रू अगर बनाएंगे ग्राफ, तो देखो रेखाओं के साथ तीन घटनाएं घटेंगी, या तो कट कर रही है एक जगह पे, या तो कहीं नहीं, या तो फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रही है। तो इन तीनों केसेस में क्या होता है कि हम इस ग्राफ को देख के इनका हल बता सकते हैं, इनका हल भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखो, अगर इसने एक जगह पे कट किया हुआ है, ठीक है, एक जगह पे अगर कट कर रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इसका एक हल होगा। यानी कि ये ऐसे समीकरण है जिनका एक ही हल होगा, x और y का एक ही मान आएगा, जिसपे ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, एक हल होगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं अद्वितीय भी होगा, इसके अलावा दूसरा हल नहीं मिलेगा अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। ग्राफ के थ्रू मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ग्राफ के थ्रू जब भी स्टडी करेंगे, अगर ये दोनों रेखाएं एक जगह पे कट करती हैं तो इसका एक हल होगा, x और y का एक मान निकल के आएगा। और अगर मान लो ये समांतर हो जाती हैं और एक दूसरे को कहीं कट नहीं करती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा, अगर कट नहीं कर पाती हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि इसका कोई हल नहीं होगा। इस केस में कोई हल नहीं होगा। भाई जब कट करेंगी तभी हल होगा, अगर कट नहीं करेंगी तो कोई भी हल नहीं होगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर ही आ गई तो ये कह सकते हो कि हर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो आप यूं कह सकते हो कि इसके अनगिनत हल होंगे। इस केस में क्या होगा, जब ओवरलैप कर जाएंगी, अनगिनत हल होंगे, यानी कि गिनती नहीं कर पाओगे आप, इतने ज़्यादा हल होंगे अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं तब। तो तीन तरीके का हल होगा, तीन तरीके का ग्राफ बनेगा।
इन दो समीकरणों से। तो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। मैं क्या कह रहा था, एक बार मैं समराइज करा देता हूँ जल्दी से कि समीकरण एक समीकरण दो, ये अगर अकेले देखो तो ये क्या है, दो चर राशियों का रैखिक समीकरण है। इसका ग्राफ कैसा बनता है, कल मैंने बनवाया, कल के क्लास में स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। दो स्ट्रेट लाइन मिलकर क्या क्या कर सकते हैं, पहला कट कर सकते हैं, दूसरा समांतर हो सकते हैं, तीसरा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं। इसके अलावा चौथा कोई केस नहीं बनता है। अगर एक जगह पे कट करेंगे तो वहीं पे आपको समझ जाना है कि इसका एक हल होगा और वो भी अद्वितीय होगा, उसके जैसा दूसरा नहीं होगा। अगर ये कट ही नहीं कर रहे हैं, कहीं पे जाके मिल ही नहीं रहे हैं, तो मतलब एक्स और वाई कहीं पे मैच नहीं कर रहे हैं, कहीं पे मिल नहीं रहे हैं, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई भी हल इसका नहीं होगा। और अगर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इसके अनगिनत अनंत हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, क्योंकि हर एक बिंदु पे ये एक्स वाई मिल रहे हैं, एक्स वाई का कोई ना कोई मान मिल रहा है, तो ये जो है इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ब्रीफ आइडिया आपको लग गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ें बने रहिए आप इस क्लास में, और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी जब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले कुछ एक थ्योरीज में आपको देता हूँ, चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी, एक बार और रिपीट हो जाएगा, और फिर हम एग्जांपल्स करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको उसको सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए और आपको नोट्स लिखवाते हुए चलता हूँ, आपको पूरा डिटेल देते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म जो थे उसके बारे में तो मैं बता दिया था। अब मैं उनका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिखा रहा था, अभी मैंने सिखा भी दिया है, और मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ ये भी बता दिया है कि उनका हल कैसे निकलेगा, लेकिन उसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक वे में लिखवाते हुए और एक्सप्लेन करते हुए अब मैं चलूंगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का आलेखीय निरूपण, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, समझ में आ रहा होगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ जोड़े में लीनियर इक्वेशंस रैखिक समीकरण है इन टू वेरिएबल्स, दो चर राशियों में एक्स और वाई में। तो मैंने कहा कि देखो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सावधानी से सुनना कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण होता था तो उसका ग्राफ कैसा होता था, स्ट्रेट लाइन। मैं खुद अपनी पिछली क्लास में वो बनवा चुका हूँ। तो क्यों स्ट्रेट लाइन होता है, कंफ्यूज नहीं होना, होता है भाई, पीछे ही मैंने बनाया हुआ है बराबर सभी पॉइंट्स, तीन अलग अलग पॉइंट्स आए थे, तीनों पॉइंट्स को मैंने जोड़ा था तो एक स्ट्रेट लाइन मिला था, मैंने नोट भी लिखवाया था। तो अगर वही रैखिक समीकरण दो चर में अगर हमारे पास युग्म होगा, जोड़ा होगा, दो जन होंगे तो दो रेखाएं मिलेंगी। तो दो रेखाएं क्या क्या कर सकती हैं, पहला कट कर सकती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन। केस वन देखिएगा, केस वन में क्या हो सकता है, प्रतिच्छेदन। ये एक्स एक्स डैश एक्स एक्सिस और वाई वाई डैश वाई एक्सिस, ये ओरिजिन एक जगह पे कट किया, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदन हो सकता है। केस टू क्या हो सकता है, दोनों रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, आपने देखा है यहाँ पे। ओके, समांतर। और केस थ्री जब एक दूसरे के ऊपर आके बैठ जाएं, इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में संपाती कहते हैं। संपाती का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेना। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है। सब कुछ आपके सामने है, बहुत ही अच्छा नोट्स है, इसको पूरा ऐसे ही कॉपी कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। बट एक चीज ध्यान रखना, ये दो लाइंस क्यों आ रही है, क्योंकि दो अपने पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है, युग्म है, जोड़ा है, दो है, तो दो रेखाएं मिलेंगी और दो रेखाएं मिलकर तीन केस बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। अगर आप कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों में शेयर करिए। थोड़ा सा बताइए, अगर आपको नहीं मज़ा आ रहा है तो आप मुझे बताइए कि सर मज़ा ही नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। जो भी हमने अब तक पढ़ा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का कैसे बनेगा, कैसे बनते हैं, फिर उनका ग्राफ कैसा होता है, जब अभी जस्ट एक दो सेकंड पहले मैंने आपको पढ़ाया उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने कहा कि दो लाइंस तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और वो दो लाइंस के तीन केसेस बन सकते हैं, या तो कट करेंगे, या तो समांतर, या फिर एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाएंगी, संपाती, एक दूसरे के ऊपर। तीन केस बनेंगे, तीन हल होता है, जब एक जगह कट करती है तो एक ही हल मिलेगा, समांतर है तो कोई हल नहीं है, और संपाती है तो अनेक हल है। चलो, वो बातें भी हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सर क्या कह रहे हैं, लेकिन आप एग्जाम्पल्स को जब तक नहीं करोगे तब तक आप समझ नहीं पाओगे चीज़ों को, कि बेसिक कैसे उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर कैसे उसका आलेखीय निरूपण आप कर सकते हैं। जब तक आप खुद से उसका निरूपण करेंगे नहीं, करके नहीं देखेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा कि कैसे हो सकता है वो निरूपण, कैसे बना सकते हैं हम उसको। ठीक है, चलिए तो करके देखते हैं। कि एग्जाम्पल हमारे सामने तो है ही, फटाफट से इसको करते हैं, देखिए कैसे होगा। कह रहा है कि एक भिन्न है, भिन्न के अंश व हर में दो जोड़ने पर
भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, और यदि उसके अंश तथा हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेखीय निरूपण कीजिए। यानी कि बीजगणित में कैसे उसको लिखेंगे वो बताना है, और आलेखीय निरूपण तो करना ही करना है। तो चलो बनाते हैं। तो भिन्न है तो माना अंश बराबर x, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर मान लो y। तब भिन्न क्या हो जाएगा भाई, भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटा वाई, क्योंकि भिन्न में क्या क्या होता है, दो चीजें होती हैं, अंश बटा हर होता है। अंश मैंने x माना, हर मैंने y माना, तो भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा वाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के हिसाब से जरा चला जाए तो पहली लाइन को पढ़ के देखिए, एक रिलेशन बनाया जा सकता है। कैसे कि भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर, यानी कि ये जो अंश है x, इसमें मैं 2 जोड़ देता हूं, बटे ये जो भिन्न y है इसमें मैं 2 जोड़ देता हूं, तो 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यानी इसका मान अब आ गया, पहले तो हमें बस x बटे y पता था, अब जैसे 2 जोड़ दिया हमने ऊपर नीचे, तो इसका मान कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। देखिए इसको कैसे मैंने मैथमेटिकल रिलेशन में जोड़ा हुआ है। अब यहाँ से एक समीकरण आप बना सकते हैं आसानी से, आपको तिरे गुणा करने आता होगा। 5 का गुणा होगा x प्लस 2 में बराबर 4 का गुणा होगा y प्लस 2 में। तो यहाँ पे देखिएगा 5x हो गया प्लस 5 दूना 10 हो गया बराबर 4y हो गया प्लस 4 दूना 8 हो गया। अब ये 5x 4y को इधर लाओ तो माइनस 4y बराबर, बराबर ध्यान दीजिएगा भाई, 4y बराबर, बराबर में कितना आ जाएगा, 8 माइनस 10, 8 माइनस 10 कितना होता है, 2 होता है। तो 5x माइनस 4y बराबर -2, यही आएगा ना। 5x माइनस 4y, 5x माइनस 4y बराबर कितना आ गया, 2, -2 आ गया। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा समीकरण एक आ गया, बीजगणितीय निरूपण हो गया एक केस के हिसाब से। अच्छा, अब दूसरा केस देखिए प्रश्नानुसार, ये तो पहला केस था। अब दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या है, और यदि उसके अंश तथा हर दोनों में से 4 घटाया जाता है, x है इसमें से 4 घटा दो, बटा y है इसमें से भी 4 घटा दो, घटा दोगे तो क्या हो रहा है, तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं ये 1/2। तो ये दूसरा वाला लाइन पढ़ के दूसरा केस, एक और समीकरण बनेगा। तिरे गुणा तो आप कर ही सकते हो, देखिए मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। 2x माइनस 2 चौके 8 बराबर y माइनस 4, तो 2x माइनस वाई बराबर -4 यहीं रह जाएगा, 8 इधर जाएगा तो +8, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर कितना बच गया, 4 बच गया। ये आ गया समीकरण नंबर 2। और आप ध्यान देंगे जस्ट, अब अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो समझिएगा, यहाँ पे भी x और y में है समीकरण, और यहाँ पे भी किसमें है, x और y में है। तो 2 चर वाले और इनकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो रैखिक समीकरण है। और 2 समीकरण आ गए, समीकरण 1 समीकरण 2, तो ये क्या हो जाएंगे, ये युग्म भी बना लेंगे, ये जोड़ा भी बना लेंगे। तो 2 चर राशियों के रैखिक समीकरणों का युग्म है ये। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे, इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके का लैंग्वेज लिखा होता है, पढ़ के हमें उनका रिलेशन x में y में सेट करना पड़ता है, और उसके बाद हमें जोड़ घटाना गुणा भाग करके उनका समीकरण बना के दिखाना पड़ता है। तो इस स्थिति का जो भी ये स्थिति दिए हैं कि 2 जोड़ने पर भिन्न का मान ये हो गया, या फिर 4 घटाने पर भिन्न का मान ये हो गया, तो इस स्थिति का जो बीजगणितीय निरूपण है, बीजगणितीय निरूपण है वो यही है, समीकरण 1 और समीकरण 2। और अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम, इसका करेंगे हम लोग आलेखीय निरूपण। उसके पहले आप वीडियो को पॉज करिए, इतना लिखिए, आप देख रहे होंगे बोर्ड मेरा भर गया है, तो मैं इरेज करके फिर इसको आगे बढ़ाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, तो आलेखीय निरूपण करते हैं इसका, आलेखीय निरूपण या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से आप एक चार्ट बनाइए, एक सारणी बनाइए, जैसे कि जस्ट पिछले वाले लेक्चर में जब हमने कैसे किया था, हमने एक समीकरण हमारे पास था, इक्वेशन था, उस इक्वेशन में हम क्या कर रहे थे, y बराबर हमने x को अलग कर दिया, y को अलग कर दिया, मतलब x को एक तरफ और y वाले को एक तरफ। फिर हमने क्या किया, x का अलग अलग मान रख के y का अलग अलग मान निकाला, और हमने देखा कि ये क्या बन सकता है इससे। और देखो कोई भी ग्राफ बनाने के लिए कम से कम आपके पास 2 से लेके 3, कम से कम 2 या 3 आपके पास सारणी में 2 या 3 वैल्यूज होनी चाहिए, तो आप ग्राफ आसानी से बना सकते हो, बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। आलेखीय निरूपण समीकरण 1 से कैसे करेंगे, देखिएगा समीकरण 1 से क्या है अपने पास, 5x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -2 है, -2 है। एक काम करो, y को उधर भेज दो, तो 5x और इस 2 को इधर लाओ तो +2 इज इक्वल्स टू 4y हो जाएगा। और यहाँ से y बराबर क्या लिख सकते हो, 5x + 2 और डिवाइडेड बाई में 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, y बराबर क्या आ गया ना, y बराबर
5x + 2/4 समीकरण 1 से। तो यानी कि समीकरण 1 से हमने ये बना लिया। अब हम चार्ट बना सकते हैं। अब हम इस रिलेशन की मदद से चार्ट बना सकते हैं। वो चार्ट कैसे बनेगा? चार्ट कैसे बनेगा फटाफट आप सभी को पता है क्या करना है। यहाँ पे x आ जाता है, यहाँ पे y आ जाता है। x के अलग अलग मान के लिए y का अलग अलग मान हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब x का अलग अलग मान लेना है। देखिए आप 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन x का ऐसा मान लीजिए ना ताकि ये हल करने के बाद कुछ एक अच्छी संख्या मिले, ताकि ग्राफ बनाना आसान हो। अगर आप मान लो 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, मान लो 1 लेते हो तो 5 × 5 5, 5 × 5 5, 2 7, 7/4 हो जाएगा। अब 7/4 दशमलव में जाएगा तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना आसान नहीं होगा, इसीलिए ऐसी वैल्यूज लो कि जो हल होके एक पूर्णांक दे, ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो एक काम कर लो, x बराबर एक काम कर लो, आप 2 ले लो। 2 लोगे तो कितना हो जाएगा देखना ध्यान से। y यहीं पे डायरेक्टली करूंगा भाई, टाइम नहीं है अपने पास, और टाइम नहीं और जगह भी नहीं है, आपको भी डायरेक्टली करना है। 5 दूना 10, 10 2 12, 12/4 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, एक बार -2 लेके देखो तो 5 दूना 10, -10, -10 + 2 -8, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, तो -2 ही आ जाएगा। एक बार x बराबर 6 लेके देखो, x बराबर x वाले कॉलम में 6 रखोगे तो 6 × 25 30, 30 2 32, 32/4 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x और y में एक चार्ट, एक रिलेशन बना कि नहीं बना? बन गया। यानी कि इसके निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे? अगर देखा जाए तो बिंदु कौन कौन से मिल गए हमें? बिंदु मिल गए x का 2, y का 3, और क्या मिल गया हमें? -2, -2, और क्या मिल गया भाई? 6, 8। ये 3 बिंदुएं मिल गई। इन 3 बिंदुओं को हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं कि नहीं? दिखा सकते हैं, दिखाएंगे भी। लेकिन अभी 1 मिनट रुक जाओ, समीकरण 2 से भी कुछ एक सारणी बना लेते हैं, ताकि एक बार ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे और एक बार इससे जो मिलेगा लाइन, वो लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों लाइन्स जब ड्रॉ हो जाएंगी तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा आलेख कैसा है, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका हल भी पता चल जाएगा। तो अब फिर वही कहानी समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 क्या है इसलिए मिटाया नहीं मैंने, 2x - y = 4 है। तो अब इसको हल करिएगा तो y को उधर भेज दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2x प्लस, सॉरी देखो y को इधर भेजोगे तो y बराबर 2x, वहीं रहने दो, 4 को इधर लाओ तो -4 हो जाता है। y बराबर 2x - 4। अब इसकी मदद से भी आप क्या करो, एक चार्ट बनाओ। यहाँ पे भी आपको 2-3 वैल्यूज लेनी है, यहाँ पे x, यहाँ पे y। ठीक है, कम से कम 2-3 वैल्यूज ले लो ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। एक बार मान लो 0 रख के देखो, 0 रखोगे तो -4 आ जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 2 0 0 -4 हो गया। एक बार 2 रख के देख लो, इसमें तो कुछ भी रखोगे तो एक पूर्णांक ही मिलेगा। आप जो मर्जी वो रख के x का मान और y का मान निकाल के देख लो, फिर बाद में उनको ग्राफ पे ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, x बराबर 2 रखोगे तो 2 दूना 4, 4 में से 4 गए तो 0 मिल गया, है ना? 0 मिल गया। एक बार 6 रख के देख लो, 6 रखोगे तो क्या होगा, 6 दूना 12, 12 - 4, 12 - 4 8, यहाँ पे भी क्या मिल गया? 8 मिल गया। ठीक है, तो एक चार्ट ये है, यानी समीकरण 2 के हिसाब से ये वाला ग्राफ, ये वाली लाइन मिलेगी। तो अब चलो चलते हैं, आलेख बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे उसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ कि एक आसान तरीके से ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आप ऐसे अंदाजे में ड्रॉ करेंगे ना, धोखे में, तो आपसे ड्रॉ नहीं होगा, फिर आपको गणित बहुत कठिन लगने वाली है। देखो अपने को 2 लाइन बनानी है, एक ये लाइन, एक ये लाइन। इसमें क्या क्या है, इसमें नंबर कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, -2 है, -2 है, 6 है, 8 है। यानी सबसे छोटा नंबर 2 है, सबसे बड़ा नंबर 8 है। इसमें देखो 0 - 4 2 0 6 8, यानी सबसे छोटा नंबर 0, बड़ा नंबर 8 है। यानी कि कम से कम हमारे ग्राफ पे 0 से 8 तक की जगह तो होनी चाहिए, तभी तो हम इसको और इसको वहाँ पे दिखा पाएंगे। तो उसी हिसाब से हम अपना ग्राफ बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अपने पास क्या है, 2 एक्सिस तो बनानी पड़ेंगी, है ना? 2 एक्सिस बनानी पड़ेंगी। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये अपने पास है एक्स एक्सिस, अभी मत बनाओ, अभी इसको देखो कितना बड़ा करना पड़ता है। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे आई थिंक जगह नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए देखते हैं बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। एक्स पे 6 तक चाहिए कम से कम, तो ये हो गया आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस आपको नंबर 6 तक ले जाने हैं, ठीक है? तो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, यहाँ पे पीछे कहीं पे एक्स डैश होगा, और ये ऊपर वाई एक्सिस होगा, और नीचे कहीं पे वाई डैश होगा। ये ओरिजिन है। अब नंबर्स देते हैं 1 2 3 4 5 6, कम से कम यहाँ तक तो होना चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5, काम चल जाएगा। आप देख लो ना,
माइनस में सबसे छोटा -4 तक जाना है। इन नंबर्स को देख लो ना पूरा, 2 2 6 8 -2 -2 2, तो कहाँ तक जाना है वो अपने आप पता चल जाएगा कि ये कितना लंबा लेके जाए या फिर कितना छोटा रखें इसको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बातें समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए y में 8 तक जाना है भाई मैक्सिमम, और मिनिमम तो 0 है, -2 भी गया है, तो 8 तक जाना पड़ेगा ऊपर। तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 3 4 5 6, ध्यान से 7, और ये ऊपर आ गया 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, इतना रहने दो, काम चल जाएगा। -5 भी दिखा दो, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, समीकरण 1 से जो लाइन मिलेगी उसको ड्रॉ करते हैं, समीकरण 1 वाली लाइन को। तो यहाँ से लाइन को ड्रॉ करोगे तो क्या क्या बिंदु मिला है तुम्हें, 2,3, तो 2,3 को देखो x पे कितना चलना है 2, y पे चलना है 3, ये रहा 2,3, एक तो ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या चाहिए हमें, -2, -2, तो x पे -2, y पे भी -2, ये रहा -2, यहाँ पे कहीं पे ये -2, ये -2, यहाँ पे बिंदु मिल जाएगा आपको। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद 6,8 को ड्रॉ करना है, 6,8, तो यहाँ पे 6 है, ऊपर कहीं पे 8 है, इसको सीधे लेके जाएंगे, ये यहाँ से लेके आएंगे, तो ये आपको कहीं पे मिलेगा 6,8। ठीक है, अब इन तीनों को 6,8, इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे, तो आपका पहला वाला जो लाइन होगा, पहली वाली जो लाइन होगी है ना, उसका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, उसका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा, ये रहा ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी भाई। आप अच्छे से बनाना, स्केल से बनाना, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, आपको पॉइंट्स तो दिख ही रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, आप ध्यान देना, आप गलत मत करना, स्केल से बनाना, ठीक ऐसे ही। ठीक है, बाकी तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लाइन ऐसे ही आगे निकल जाएगी और ये लाइन ऐसे ही पीछे निकल जाएगी। और हो सके तो पॉइंट्स के नाम लिख दीजिएगा, ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा है, 2,3 था, है ना, ये 2,3 था। फिर से ये कौन सा था, -2, -2, ये -2, -2 था, है ना। और ये वाला था 6, अरे यार स्केच को क्या हो जाता है, ये मार्कर भी ना कभी कभी परेशान कर देता है। ये आ गया 6,8, 6,8, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको साफ ना दिखाई दे रहा हो ध्यान से, 6,8। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब इसको देख के ड्रॉ किया जाए, इस वाले को देख के ग्राफ बनाया जाए। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स मिले हैं, 0, -4 मिला है, 2,0 मिला है, और 6,8 मिला है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, इसको भी ड्रॉ करते हैं। एक सेकंड रुकना, चलिए जल्दी से दूसरा वाला भी ड्रॉ करिए। 0, -4 कहाँ पे होगा, x पे 0 और y पे -4, तो ये पॉइंट मिला है, ये है 0, -4। इसके बाद दूसरा है 2, 0, x पे 2, देखो x पे 2 और y पे 0, x पे 2 और y पे 0, यानी कि ये पॉइंट्स मिला है 2, 0। ये आगे बढ़ा ही नहीं, 2, 0 मैंने लिखा है भाई, दिखाई ना दे रहा हो तो प्लीज़ सुन के लिख लेना, 2, 0। और यहाँ पे 6,8 कहाँ पे है, वो तो यहीं पे है, 6,8। अगेन एक पॉइंट यहीं पे मिला 6,8। ठीक है, ओके, तो 3 पॉइंट्स मिले, 1, 2, 3, तीनों को मिला दो तो इसका भी ग्राफ मिल जाएगा आपको। तीनों को मिलाइए, ध्यान से मिलाना है भाई। देखो थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया, पर आपका नहीं होना चाहिए, ऐसे निकलेगा ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, मेरा थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, आपका टेढ़ा नहीं होना चाहिए। ये लाइन ऐसे बनेगी एकदम से, यहाँ खाली जगह में देखो, एक ऐसे और एक दूसरी ऐसे, एकदम स्ट्रेट बनेगी भाई। ये देखो एकदम स्ट्रेट बनेगी। वो मार्कर थोड़ा सा इस पर हिल गया, ऊपर से चल नहीं रहा है, तो मुझे और गुस्सा आ रहा है, ये बन नहीं रहा है। इसलिए अगर ये अच्छे से चलता तो मैं शायद बना पाता थोड़ा सा। और मैं वीडियो कर रहा हूँ रात को, आज थोड़ा टाइम नहीं मिला, दिन में रात को कर रहा हूँ, तो थोड़े कीड़े वगैरह भी इधर उधर परेशान कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। बारिश का मौसम है, आपको पता ही है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मुझे लगा कि पढ़ाना चाहिए, टाइम नहीं मिल पा रहा था दिन में, इसलिए मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ। तो ये आप स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे और ये वाला भी आप स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे। मैं चाहूँगा आप अपना नोट्स, जिन बच्चों के पास मेरा व्हाट्सएप है, नोट्स भेजना, जरा मैं देखता हूँ कि कितना पढ़ रहे हो। ये ऐसे स्ट्रेट और ये ऐसे स्ट्रेट, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे मिला हुआ है 0, -4, यहाँ पे एक पॉइंट मिला हुआ है 2, 0 और यहाँ पे 6, 8। तो ये आपका, आपने देखा
कि ये हमने बना दिया है, ये हमने क्या बना दिया है, ये हमने कर दिया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आप देख रहे हो ये जो यहाँ पे बनाया मैंने, यही क्या है, यही आपका उन दोनों समीकरणों का, या फिर उस क्वेश्चन में कह रहा था कि इस पूरे लैंग्वेज का आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए, तो ये रहा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बन के तैयार है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। ये हमने बना दिया, ये बन के ओके है, ठीक है। और इसमें क्या सीखने को मिला, ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है जरा बताइए। तो ग्राफ पहले केस जैसा है, केस 1। ग्राफ में 3 केसेस पढ़ाया मैंने जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले। केस 1 में प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, केस 2 में समांतर रेखाएं, केस 3 में संपाती रेखाएं। तो जब प्रतिच्छेदन होता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एक जगह पे कट करती हैं और उसका एक अद्वितीय हल होता है, एक ही हल होता है। तो ये देखो ना, ये तिरछी रेखाएं हैं, इसलिए पीछे तो जगह बढ़ती जा रही है, पीछे तो कहीं जाके ये कट नहीं करेंगी, लेकिन आगे जाके क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। और इसीलिए जहाँ पे कट कर रही हैं वहीं पे इसका हल भी होगा। और ये कहाँ पे कट कर रही हैं, 6,8 पे कहाँ पे हल कर रही हैं, 6,8 पे लिखा हुआ है, दिख भी रहा है 6,8 पे। तो पक्का है कि इनका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और वो क्या होगा, 6,8 होगा। यानी अगर इसका हल की बात करें, चलिए तो देखिए, अगर इसके हल की बात करें, हल की बात करें, तो मैंने क्या कहा कि इसका एक अद्वितीय हल होगा, और जहाँ पे ये कट करती है वहीं पे हल होता है। चूंकि ये तिरछी रेखा एक ही जगह पे कट की है, कहाँ पे, 6,8 पे। 6,8 का मतलब क्या है, कक्षा 9 में आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा होगा, तो इतना तो आपको पता होगा कि जो पहले लिखा होता है वो एक्स का प्रतीक होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो वाई का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे इससे हमें समझ में आता है कि एक्स बराबर 6 है, एक्स बराबर कितना है, 6 है, और y बराबर यहाँ पे कितना है, 8 है। इस प्रतीक में हमें पता चलता है कि y बराबर कितना है, 8 है। तो इसका समझ रहे हो, ये x, y ही तो होता है भाई। ये जनरली क्या है, x, y का सिंबल है ना, ये x, y का। तो x की जगह पे कितना है, 6 है, और y की जगह पे कितना है, 8 है ना। तो x बराबर 6 और y बराबर 8 ये आ गया। और ये कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है कि इसका एक ही हल है। एक जहाँ पे कट किया वहाँ पे, इसके आगे फिर ये कभी कट नहीं करेंगी। ये देखो ना, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा बोर्ड पे, यहाँ पे ये थोड़ा गैप हो गया है। ये ऐसे तिरछी जा रही है और ये इधर तिरछी जा रही है। जैसे पीछे गैप है ना, जहाँ पे कट कर रही है, ये ऐसे फैल के आ रही हैं, सिकुड़ी हैं, फिर बाद में आगे जाके एक इधर एक इधर, ये फिर से फैल जाएंगी। जैसे ये वाला बना है ना, ये वाला देखो यहाँ पे फैला हुआ है, बीच में जाके यहाँ पे कट किया, और फिर आगे जाके क्या हुआ, फैल गया, फिर फैल गया। अब आगे कहीं कट कभी जिंदगी में नहीं करेंगी, तो एक ही हल होगा, और 6,8 पे होगा। तो x का मान 6 हो जाएगा और y का मान 8 हो जाएगा। इसका मतलब इसका एक हल है 6,8, ठीक है। तो यहीं आपको हल भी समझ में आ गया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया, और केस 1 के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि केस 1 सर बार बार क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कट करेंगी या फिर दो रेखाओं के साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और हल होने का मतलब क्या, इसके हल होने का मतलब क्या कि ये जो x बराबर 6 और y बराबर 8 है, हल होने का मतलब है कि पक्का ये इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों समीकरणों को ये सेटिस्फाई करेगा, 110% गारंटी है। इसके अलावा और कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। आप देख लो कितना मजा आ रहा है इसको। ग्राफीय विधि से हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर लिया, और उसका हल भी निकाल दिया, उसका आंसर भी निकाल दिया। सॉल्व करके x बराबर 6 आया और y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। देख लो आप। और आपको विश्वास नहीं है कि ये सेटिस्फाई करेगा, तो आओ आपको करा के दिखाता हूँ। यहाँ पे x का मान रखना 6, जल्दी से रखो। x बराबर 6, 6 पंजे 30, 30 2 32। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ गया, 32, बराबर राइट हैंड साइड में देखना 4y है ना, और y का मान 8 है, तो 8 चौका 32। LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया, आ गया, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा समीकरण यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है, देखो दिख रहा होगा, इसको भी सेटिस्फाई कराओ। x बराबर 6 रखो, तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, माइनस y बराबर 8, तो 12 माइनस 8 कितना होता है, 4। LHS में 4 आ गया, और बराबर में RHS में भी कितना है, 4 है। देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, वही x वही y, जो x y इसमें है, जो x y इस समीकरण में है। मैं बार बार कह चुका हूं कि जो दो चर राशियां यहाँ पे हैं, वही दोनों x y चर राशियां यहाँ पे भी हैं, इसलिए x बराबर 6 और 8, जो यहाँ पे 6 8 है वही यहाँ पे 6 8 है। इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही लंबी चौड़ी बात कर दी मैंने। अब क्या पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लास 10th वाले प्लीज़ मुझे बताइए कि ये लेक्चर जो इतना कहीं ना कहीं लेंदी और हल्का सा डिफिकल्ट भी है कक्षा 10 के हिसाब से सोचा जाए, क्योंकि 10वीं वाले बच्चे मैथ में तो तेज हैं, लेकिन अगर उनसे ग्राफ बनवाया जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कराया जाए, तो उनका लॉजिक काम नहीं करता। इसमें बहुत सारे बहुत सारे दिमाग लगाना पड़ रहा है, बहुत सारा इसमें लॉजिक डेवलप करना पड़ रहा है, बहुत सारा। और
चूंकि बहुत लेंदी हो जा रहा है तो प्रोसीजर का नहीं पता लगता कि पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, बहुत ही मेहनत से आपको समझाया है, तो आपको समझ में आया कि नहीं प्लीज़ आप बताना। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे बताओ कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, खास करके ये लेक्चर, क्योंकि ये बहुत ही टफ है, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, रात में आके आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप मुझे सपोर्ट करिए, बताइए कि हाँ सर समझ में आया कि नहीं। ये अगर इतना लेंदी और डिफिकल्ट चैप्टर आपको समझ में आ रहा है तब तो बहुत मज़ा आने वाला है पढ़ने में, और नहीं आ रहा है तो फिर मैं कुछ और सोचता हूँ, फिर मैं किसी और अलग तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। पर आप ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, ईमानदारी से आप मुझे बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर में, एक नई वीडियो लेक्चर में, एक नए क्लास में, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और अभी ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे कराया है इसी का एक दो एग्जाम्पल और कराऊंगा, ताकि और आप यूज टू हो जाओ, आपके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, आलेखीय निरूपण एकदम से आसान हो जाए। फिर आगे इसी चैप्टर के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, वो मेरी हेडक है, मैं सिलेबस के हिसाब से आपको मैं एजुकेट करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, चीज़ों को बताऊंगा, वो आपकी हेडक नहीं, वो मेरी हेडक है। तो फिलहाल आप इतना काम करिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, आप रिवीजन करिए। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, जितना ज़्यादा इसको देखेंगे दोबारा तिबारा, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ आप इन सवालों को, जब आप एक बार वीडियो देख लें तो यही सवाल आप दोबारा कॉपी में, रफ कॉपी में लिखें। यही सवाल जो मैंने कराया है इसी को आप रफ कॉपी में लिखें, प्रश्न को उतार लें, और वो पूरा हल जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपके स्क्रीन पे किया हुआ है, अपने मन से मैंने आपको समझाया है, वैसे ही आप अपने मन से वहाँ पे हल करिए रफ पे। एक बार में नहीं होता दोबारा करिए, 2 बार में नहीं होता तिबारा करिए। आप इतनी बार करके आइए कि जब मैं अगली क्लास में आलेखीय निरूपण आपको सिखाऊं, आपसे सवाल करवाऊं, आपको समझाऊं, तो आपको सब समझ में आए और आपको मज़ा आए। और जब मैं जो अगला स्टेप करने जाऊं तो आपके मुंह से निकले कि सर अब ये अगले स्टेप में ये करेंगे, अगले स्टेप में ये करेंगे, अब सारणी बनाएंगे, अब ऐसे करेंगे, ये जो निर्देशांक है ये है, ये निर्देशांक ये है, ऐसे निकलेगा। और यहाँ से फिर निर्देशांक कैसे खोज रहा हूँ मैं, आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, सर अब इसको मिलाएंगे, मतलब सब चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, घर पे पढ़ते रहिए, ऑनलाइन पढ़ाई जरूर करिए, क्योंकि जुलाई के बाद भी स्कूल खुलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, एक नए जुनून, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।